हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी यापा। सो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिवल इंडिया बाय द सतीश चंद्रा। सो आप इससे नोट्स बना सकते हैं या आप चाहे तो ऐसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर फर्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो बहुत सारी चेंजेस होती हैं 8th सेंचुरी के बाद यूरोप एंड एशिया के बीच में। ओके, लाइक यहाँ पे इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो ही चेंज नहीं थी, बल्कि जो पीपल्स के थिंकिंग होती, पीपल्स की जो पैटर्न होती है लिविंग की, वो भी चेंज हुई थी। तो चलिए देखते हैं यूरोप में कौन कौन सी चेंजेस हुई थी। तो 6th सेंचुरी में यूरोप का जो रोमन एम्पायर था वो ब्रोक आउट हो जाता है 2/3 क्वार्टर में। ओके, लाइक एक वेस्टर्न पार्ट अलग और ईस्टर्न पार्ट अपना। ओके, तो वेस्टर्न पार्ट जो था इसका कैपिटल रोम रहता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्लेव्स एंड जर्मनिक ट्राइब्समैन थे जो कि मेनली रशिया एंड जर्मनी से बिलोंग करते थे। ओके, तो ये जब न्यू जगहों पे सेटल होते हैं तो यहाँ पे लाइक न्यू जो रहन सहन होती है, जो लैंग्वेजेस होते हैं उसे अपनाते हैं। ठीक है, एंड जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें इस वक्त के लाइक टर्की, सीरिया एंड नॉर्थ अफ्रीका थे। ठीक है, तो उनका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो इस रोमन एम्पायर को यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हम लोग बिजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो जो ईस्टर्न पार्ट थी ये अपना ओल्ड ट्रेडिशन लेके कंटिन्यू रखता है, अपनी ओल्ड लैंग्वेजेस, अपनी ओल्ड ट्रेडिशन लाइक स्ट्रॉन्ग मोनार्की एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और इनके जो रिलीफ एंड रिचुअल्स थे ये भी डिफरेंट थे दोनों चर्च के। लाइक जो ईस्टर्न में जो चर्च थी इसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, जो मॉडर्न टर्की, सीरिया है वो भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही फॉलो करते हैं। ओके, एंड जो बिजेंटाइन एम्पायर थी ये अपना ट्रेड जो है कंटिन्यू रखती है एशिया से, जबकि वेस्टर्न में जो रोमन एम्पायर थी वो कोलैप्स कर चुकी थी तब। बट ये भी एम्पायर जो थी ईस्टर्न में ये भी कोलैप्स करती है इन द 15th सेंचुरी, जब टर्क्स ने कंस्टेंटिनोपल को कवर कर लिया था या उसको कन्क्वायर कर लिया था। ठीक है, सो जब रोमन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है वेस्टर्न में तो यहाँ पे बहुत सारी जो सिटीज़ होती है वो भी डिसअपियर होंगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड जो ट्रेड होता है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इनलैंड ट्रेड हो, उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो भी हैं वो इस एज को डार्क एज कहते हैं। ठीक है, इस एज को डार्क एज का नाम दिया है। तो फ्रॉम द 10th सेंचुरी से एक बार ये लोग फिर से अपने आप को रिवीव करते हैं। ठीक है, फिर से अपने ग्रोथ करते हैं। तो उसके बाद ये लोग 12th एंड 14th सेंचुरी आते तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके थे, एक हाई लेवल की प्रॉस्पेरिटी को अटेंज कर चुके थे। और इस पीरियड का ये बहुत ही नोटेबल फीचर है कि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रोथ की थी, और टाउन्स में ग्रोथ किया था, और यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश की थी, फ्यूडलिज्म में भी ग्रोथ किया था। ओके, जो ये फ्यूडलिज्म वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें पढ़ने को मिलेगा बहुत ही डिटेल्ड वे में, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए देखते हैं ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। ओके, सो सिंपल वे में अगर देखें तो फ्यूडलिज्म एक न्यू टाइप की सोसाइटी या न्यू टाइप की गवर्नमेंट सिस्टम थी। ठीक है, अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे तो टेंशन मत लीजिए, अभी ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्ट जो पावरफुल होते थे वो होते थे चीफ, बट बाद में मोनार्की में स्ट्रॉन्गर हो जाती है एंड चीफ की पावर को लिमिट करने की कोशिश करती है। ओके, और इस फ्यूडल सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो डोमिनेटेड थी लैंडर एरिस्टोक्रेसी के द्वारा। ओके, और एरिस्टोक्रेसी जो थी वो हेरिडेटरी होती है। और यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम थी यहाँ पे लाइक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या जो सोसाइटी थी ये सेंट्रल एशिया में टर्क्स के द्वारा लाई गई थी ये सिस्टम, एंड इंडिया में राजपूत्स के द्वारा। ओके, और यूरोप में 2 अदर फीचर भी थे फ्यूडल सिस्टम में। ओके, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं थे ये फीचर। ओके, पहला फीचर था सेल्फडॉम का और दूसरा था सिस्टम ऑफ मैनोर। अब सेल्फडॉम क्या होता है, तो सिर्फ एक टाइप के पीजेंट या वर्कर होते थे जो कि लाइक वर्क करते थे लैंडलॉर्ड के अंदर। ओके, ये अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर सकते थे, ना ही कोई लाइक शादी कर सकते थे, ना ही लाइक एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते थे बिना अपने लैंडलॉर्ड की परमिशन लिए। ओके, मतलब बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते थे। ओके, और ये सिस्टम ऑफ मैनोर से एसोसिएट होते हैं। अब ये मैनोर क्या होता है, ठीक है, तो ये हाउस ऑफ कैस्टल होती है जहाँ पे लाइक लॉर्ड रहते थे। ठीक है, इनके लैंड लॉर्ड जो होते थे वो रहते थे, और इनका मेन वर्क ये था कि इनको जो लॉ एंड ऑर्डर होती है उसे मेंटेन करना था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी। ठीक है, तो सम हिस्टोरियंस ऐसा सोचते हैं कि जो सेल्फडॉम था या जो मैनोर सिस्टम जो था ये फ्यूडलिज्म का ही एक पार्ट था, बट ऐसा कहना गलत भी होगा और सही भी हो सकता है, बिकॉज यूरोप में ये सिस्टम थी, फ्यूडल सिस्टम में ये दोनों फीचर थे, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं थे। ओके, तो इंडिया में क्या था, हमारे इंडिया में कोई ऐसे सेल्फडॉम या मैनोर सिस्टम नहीं थी, बट हाँ जिसके पास लाइक यहाँ पे पावर रहती है वो अपने पावर्स को यूज़ करता था ऑन द पीजेंट या किसी अदर गरीब लोगों पे अपने पावर्स को ज़्यादा यूज़ करता था। ओके, सो यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज़ में ये दोनों जो सिस्टम थी यानी सेल्फडॉम और मैनोर सिस्टम ये भी 14th सेंचुरी के बाद डिसअपियर्ड हो जाती है। ओके, और सेकेंड फीचर ये रहता है फ्यूडल सिस्टम का वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, ये सिर्फ वेस्टर्न यूरोप की बात है और अदर कहीं की नहीं। ओके, यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी होती है। ओके, तो मोस्ट टिपिकल सिंबल ये था इस फ्यूडल सिस्टम का कि यहाँ पे आर्मर्ड नाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि हॉर्स के बैक पे
पूरा बख्तरबंद नाइट होते थे, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, और सिस्टम ऑफ कैवलरी वॉरफेयर कैन बी ट्रेस्ड बैक इन यूरोप ओनली टू द 8th सेंचुरी। ओके, एंड जो ये रोमन टाइम्स में क्या था, जो चीफ विंग्स होते थे ये इन हैवी एंड लाइट इन्फेंट्री को यूज़ करते थे। एंड लाइक यहाँ पे लॉन्ग स्पीयर्स लाइक लंबे भाले होते जो वो, एंड शॉर्ट शॉर्ट्स यानी कि तलवार यूज़ करते थे, और हॉर्स को एज अ चैरियट को ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ करते थे। ओके, सो ऐसा कहा जाता है कि अरब्स के आने के बाद जो वॉरफेयर होता है इनका तरीका पूरा चेंज हो जाता है, बिकॉज इनके पास हॉर्सेस की लार्ज सप्लाई थी और इनके स्विफ्ट मूवमेंट और माउंटेड आर्क्स की वजह से जो इन्फेंट्री थी वो यूजलेस हो रही थी। ओके, अब बहुत सारे न्यू इन्वेंशन हुए जिसके कि जिनका वॉरफेयर का जो तरीका होता है कैवलरी वॉरफेयर का वो भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ आयरन स्टीरअप एंड द न्यू टाइप ऑफ हार्नेस। तो ये जो स्टीरअप वजह से मतलब रकाब होता है, लाइक जैसे घोड़े पे चढ़ने के लिए एक लोहे का होता है ना जिसपे पैर रखकर घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, उसे कहा जाता है स्टीरअप। ओके, और हार्नेस लाइक शायद घोड़े के मुंह में शायद लगाम लगाने वाला जिससे लाइक घोड़े को ड्राइव करें, शायद उसे कहते हो। ओके, और ये जो इन्वेंशन थी ये इंडिया में आई थी लाइक 10th सेंचुरी के बाद। ओके, और इट इज़ बिलीव दैट कि जो बोथ ऑफ द जो इन्वेंशन है ये ईस्ट में हुए हैं। ओके, तो दस मेनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। एंड जो चर्च है यानी जो क्रिश्चियन चर्च है ये भी फ्यूडलिज्म को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले किया है। ठीक है, क्रिश्चियन चर्च ने पीपल्स के लाइफ के पैटर्न को चेंज करने में भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया और वहाँ के फ्यूडल सिस्टम को ग्रो करने का भी। ओके, इस्लाम के राइज होने के बाद एक अरब ट्राइब्स थी जो कि बहुत ही पावरफुल एम्पायर की तरह बाद में ग्रो होती है। ये जो अरब एम्पायर थी ये अर्ली कैलिफ द्वारा प्रोफाउंड किया गया था और ये इमरेज हुई थी फ्रॉम द अरेबिया, सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड द स्पेन। ओके, एंड जो ये अरब ट्राइब यानी जो अबैसिड्स थे ये पावर में थे एज ए कैलिफ बगदाद में मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी। ओके, और इनका ये कहना था कि जिस ट्राइब से प्रोफेट मोहम्मद बिलोंग करते हैं उस ट्राइब से ये अबैसिड्स बिलोंग करते। ओके, और अबैसिड्स बहुत पावरफुल थे लाइक 150 ईयर्स तक, और इनका बहुत सारे सिविलाइजेशन के एरियाज यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पे इनका कंट्रोल था लाइक नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक, बहुत सारे में। ओके, और कहें तो इनका सिर्फ कंट्रोल वेस्ट एशिया पे ही नहीं बल्कि नॉर्थ अफ्रीका में ही था, और लाइक जो मेडिटेरियन वर्ल्ड का ट्रेड राउट है विद इंडिया एंड चाइना उसके ऊपर भी कमांड इनका था। एंड अरब जो थे ये बहुत ही कीन मर्चेंट थे, बहुत ही वेल्दी थे, और कह सकते हैं कि बहुत क्विकली इमर्ज हुए थे, और कहा जाता है कि वर्ल्ड के सी फेवरेट्स थे, लाइक समुद्र में जो मर्चेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये फेवरेट थे। मोस्ट फेमस जो कैलिफ थे इनके वो थे अल मामून एंड हारून अल राशिद। ठीक है, तो इस पीरियड में जो अरब्स थे उन्होंने एक रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ एसिमुलेशन डिस्प्ले किया था एंड द साइंटिफिक नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ओके, और इनमें कोई हेजिटेशन नहीं था कि मुस्लिम्स को एम्प्लॉयड ना करें। ओके, अल मामून जो है इन्होंने हाउस ऑफ विजडम इस्टेब्लिश किया था जिसे हम लोग बैत उल हिकमत भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, इसमें बहुत सारे सिविलाइजेशन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस के बहुत सारे ऐसे एपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अरेबिक में ट्रांसलेट किए गए। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कम नॉलेज है कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है अरब के साइंटिफिक फील्ड में या इंडिया का जो कल्चरल इकोनॉमिक रिलेशन रहा है अरब के साथ उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही कम नॉलेज है, उतना नहीं है। हालांकि जब अरब की कॉन्क्वेस्ट हुई थी सिंध में 8th सेंचुरी में एडी में, वो इन दोनों पार्ट को थोड़ा क्लोजर रहती है, और कहते थे कि जो डेसिमल सिस्टम है यानी कि ये जो मॉडर्न मैथमेटिक्स जो है का बेसिस जो है डेसिमल सिस्टम, ये अरब में इसी पीरियड में लाया गया था। लाइक अल ख्वारिज़मी द्वारा ये पॉपुलराइज्ड किया गया था इन द 9th सेंचुरी में अरब में, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप इन 12th सेंचुरी बाई अ मॉन्क एबेलार्ड। ओके, बहुत सारी ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल या मैथमेटिक्स चीज़ें हैं जो कि ट्रांसलेट की गई है अरेबिक में। हमारी जो सूर्य सिद्धांत है जो अरेबिक द्वारा इवेक्ट किया गया था वो भी ट्रांसलेट की गई है अरेबिक में। चरक सुसूत्र संहिता बहुत ही पहले ट्रांसलेट की जा चुकी थी। एंड संस्कृत एक लिटरेचर वर्क है लाइक कलीला व दिमना जिसे पंचतंत्र कहा जाता है, ये भी ट्रांसलेट की गई है। ओके, और 10th सेंचुरी के बिगनिंग में ही अरब अपने इतने वेल हो चुके थे कि वो खुद के कंट्रीब्यूशन दे सके साइंस में, मैथ्स, अलजेब्रा में, बहुत सारी चीज़ों में। बट आफ्टर 14th सेंचुरी जो अरब का ये साइंस था या मैथ या अलजेब्रा या कोई भी चीज़ें थी इनमें इनका जो कंट्रीब्यूशन था पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है, मतलब इनका इंटरेस्ट जो होता है इसमें खत्म हो जाता है। ओके, अफ्रीका, ठीक है, तो अरब्स जो थे यही लाए थे मतलब अफ्रीका को हमारे इंडियन ओशन या मिडिल ईस्टर्न ट्रेड में। ओके, तो मेनली ये वेस्ट एशिया या नॉर्थ अफ्रीका में लार्ज स्केल में स्लेव्स को लाइक एक्सपोर्ट करती थी, इसके साथ साथ गोल्ड एंड एवरी के प्रोडक्ट भी, एवरी मतलब हाथी के दांत के प्रोडक्ट। ओके, और अफ्रीका में एक पावरफुल किंगडम थी यूथोपियन किंगडम। ओके, तो ये भी हमारे इंडियन ओशन ट्रेड में लाइक
इंगेज्ड थे। एडेन टू इंडिया ट्रेड होती थी। ओके, यूथोपियन को हम लोग हैप्सीस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्रिश्चियन थे। हैप्सीस मतलब अभी लोग जैसे ज़्यादा जो खाना खाता है उसे कहते हैं कि कितना हैप्सी है, तो वैसे ही टाइप के शायद कुछ। ओके, तो द इकोनॉमिक पोजिशन जो थी ऑफ इथोपिया की, ये डिक्लाइन हो जाती है जब बेजेंटाइन एम्पायर डिक्लाइन करती है, तो इनकी भी ट्रेड गई। ओके, तो इनकी भी ट्रेड डिक्लाइन हो जाती है। ओके, सो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो चाइना की जो सोसाइटी थी या जो कल्चर थी वो भी पूरी तरह क्लाइमैक्स पे थी 8th एंड 9th सेंचुरी में अंडर द शियांग रूल। ओके, चाइनीज में से शियांग रूल कहते हैं, वैसे लिखा है टियांग रूल। ओके, सो आगे देखते हैं। और इन्होंने एक्सटेंड किया था अपनी ओवरलॉर्डशिप को और लार्ज पार्ट ऑफ द सिंकिंग इन सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग द काश्गार। ओके, तो इनको हेल्प करती गिविंग अ फिलिप टू द ओवरलैंड ट्रेड अक्रॉस द सिल्क रोड। तो सिल्क रोड पे सिर्फ सिल्क नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ों की ट्रेड होती थी। ओके, तो ये जो शियांग एम्पायर है डिक्लाइन कर जाती है 9th सेंचुरी में, और उसके बाद एक न्यू डिनेस्टी आती है, सुंगा डिनेस्टी। ओके, तो ये लाइक 100 ईयर्स तक फिर भी ये रूल करते हैं। और ये जो ग्रोविंग वीकनेस थी इनकी, ये अपॉर्चुनिटी देती है मंगोल्स को कि ये चाइना को कन्कर कर ले 13th सेंचुरी में। ओके, तो बिकॉज ऑफ इनकी हाईली डिसिप्लिन कैवलरी, और इतनी बड़ी इनकी कैवलरी थी कि इन्होंने नॉर्थ एंड साउथ चाइना को यूनाइट करने में ये एबल रहते हैं। एंड नॉर्थ में ये कोरिया को भी ओवररन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत बड़ा सा एम्पायर हो जाता है। ओके, ईस्ट एशिया में। और एक वेनेशियन ट्रेवलर है मार्को पोलो, जो छोड़ गया पूरा पिक्चर्स व्यू ऑफ कुबलाई खान के अकाउंट की। कुबलाई खान कौन थे? एक चाइनीज रूलर रहते हैं। ठीक है, और ये जो मार्को पोलो थे ये इटली गए थे फ्रॉम द सी रूट, और शायद मालाबार जो हमारा पोर्ट है उसको घूमते हुए गए थे, सब पूरा देखते हुए। चाइना की उस वक्त जो नेवी थी बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही डेवलप्ड हो चुकी थी। मोस्ट ऑफ जो साउथ एशियन स्टेट्स थे उस वक्त इंडिपेंडेंट थे। ओके, तो इस वक्त सैलेंद्र एंड कंबोजा ये दो पावरफुल एम्पायर इमर्ज हुई थी। सैलेंद्र एम्पायर के अंदर थी जावा, सुमात्रा, मलय पेनिनसुला एंड द पार्ट्स ऑफ सियाम। सियाम जो है ये इस वक्त मॉडर्न थाईलैंड है। ओके, एंड इवन द फिलीपींस। ओके, तो ये 7th सेंचुरी में अरोज होती है एंड फ्लरिश हो चुकी थी 10th सेंचुरी में। ओके, और ये बहुत ही पावरफुल नेवी रहती है इनके पास, और सी ट्रेड टू चाइना के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेटर रहते हैं। हालांकि हमारे पालवा जो थे साउथ इंडिया के, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नेवी थी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको भूलना नहीं है। ओके, एंड दे बिल्ट मैग्निफिशियंट टेम्पल्स ऑल्सो, लाइक जो बोरोबुदुर टेम्पल है जावा में, बुद्धा की है, बुद्धा को डेडिकेट की गई है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जो होल माउंटेन्स को कार्व की गई है 9 स्टोन टेरेसेस में, सरमाउंटेड बाय द स्तूप। ओके, और यहाँ पे लाइक रामायण महाभारत के जो एपिक्स है हमारी, इसके बहुत सारे जो फेवरेट थीम्स है या क्या है कि बहुत सारे लाइक जो सीन्स होते हैं वो भी लिटरेचर के, फोक में, आर्ट में, पपेट प्लेस में सब प्ले किए गए हैं। ओके, कंबोजा रूलर्स जो थे यानी कंबोजा एम्पायर जो थी ये भी बहुत पावरफुल थी। ये कंबोडियन एनम पे थी। ठीक है, अपनी रूलर्स को एक्सपेंड की थी कंबोडियन एनम तक। ये भी बहुत फ्लरिश होते हैं इन द 15th सेंचुरी में। हाई लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी अटेंड किया था इन्होंने। मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इनकी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन कंबोडिया। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है इनकी एक एंकोर वट में, ठीक है, इसका लाइक 3 किलोमीटर का पूरा इन्होंने पैसेज कवर किया। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टैचूज है गॉड्स के, गॉड्सेस के, और कहा जाता है कि अप्सरास के भी, और बहुत स्किलफुली इसको इसके पैनल्स पे रामायण एंड महाभारत के जो कुछ सीन्स है उसको लाइक एक्सिक्यूट किया गया। ओके, तो बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडर्स है वो भी साउथ चाइना में ट्रेवल किए हैं फ्रॉम द पोर्ट ऑफ टक्कला इन द मलय पेनिनसुला। ओके, टू चाइना सी। ओके, और बाद में जो बहुत सारे जो ब्राह्मण से लेटर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो भी वहाँ पे जाके सेटल हो चुके। ओके, सो ये जो चैप्टर है फर्स्ट मेडिवल इंडिया की वो यहीं पे एंड होती है। ओके, एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे भी वीडियोज़ देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।